सबसे पहले हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में एकदम सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट माउथ से चालू होता है एंड एनस पर आकर खत्म होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर ईजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम प्रेजेंट होते हैं। जितने भी ड्रग्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एंटी अल्सर ड्रग्स, एंटी एमिटिक्स, लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स एंड एंटी डायरियल ड्रग्स, ये सब के सब ड्रग्स इसी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर आकर अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अल्सर, वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाता है और खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होता किस वजह से है। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रीशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एसिड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसी बढ़े हुए एसिड की वजह से हमारे स्टमक के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड कंज्यूम करता है, या फिर अगर कोई पेशेंट काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करता है, या फिर अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर किसी पेशेंट के स्टमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन के वजह से भी हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। एंटी अल्सर ड्रग का मेन काम होता है हमारे स्टमक के अंदर किसी भी टाइप के एसिड के प्रोडक्शन को कम करना, और जैसे ही एसिड का प्रोडक्शन कम होगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर या फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर का फॉर्मेशन धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाता है एंड अल्सर धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन विच आर यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट अल्सर्स इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स आर कॉल्ड एज एंटी अल्सर ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर को प्रिवेंट करने का काम करते हैं एंड अल्सर को ट्रीट करने का काम करते हैं, ऐसे ही टाइप के ड्रग्स को एंटी अल्सर ड्रग्स बोला जाता है। एंटी अल्सर ड्रग्स हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं एंड स्टमक का जो म्यूकोजल लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं एंड हमारे स्टमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन को भी एलिमिनेट करने का काम करते हैं। इन्हीं तीनों एक्शन की वजह से हमारे स्टमक के अंदर अगर किसी भी टाइप का अल्सर हुआ है, तो वो अल्सर धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर्स, डियोडिनल अल्सर्स, जीईआरडी एंड जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटी अल्सर ड्रग्स टोटल 5 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, दूसरा है एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसको एस2 ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं एंटासिड्स, इसके बाद है म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स, और लास्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी। अगर हम बात करें प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की, तो इसके एग्जांपल है ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इस्मोप्राजोल। एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिनको एस2 ब्लॉकर्स भी बोला जाता है, इसके एग्जांपल है रेनिटिडिन, फेमोटिडिन एंड निजाटिडिन। अगर हम बात करें एंटासिड्स की, तो इसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद आते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स, और इसका एग्जांपल है सुग्राल्फेट, बिस्मथ सब सैलिसिलेट एंड मिसोप्रोस्टोल। अगर हम बात करें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी की, तो इसके एग्जांपल है एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी अल्सर ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स लाइक ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इस्मोप्राजोल work by blocking the proton pump, which is also known as hydrogen potassium ATPase pump, present in the stomach lining. This pump is responsible for releasing acid into the stomach. By inhibiting this proton pump inhibitors drastically reduces acid production, creating a less acidic environment that allows ulcer to heal. These drugs are highly effective in treating conditions like gastric ulcers, duodenal ulcers and gastroesophageal reflux disease. हमारे स्टमक के अंदर जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, इस लाइनिंग के अंदर एक पंप प्रेजेंट होता है, और ये पंप का नाम है प्रोटॉन पंप।
इस प्रोटॉन पंप को हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप भी बोला जाता है। यही पंप हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। प्रोटॉन पंप इनिबिटर जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसमोप्राजोल इसी प्रोटॉन पंप को जाके इनिबिट करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही प्रोटॉन पंप ब्लॉक हो जाएगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और जैसे ही एसिड का लेवल कम होगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर अल्सर धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है, धीरे-धीरे हील होना चालू हो जाता है। इसी के साथ-साथ प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर्स एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को भी ठीक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है H2 receptor antagonist. When histamine binds to H2 receptors, it activates adenylate cyclase, which increases CAMP level inside the cell. This increased CAMP level activates protein kinase A, which stimulates proton pump to secrete acid into stomach. H2 blockers like ranitidine and famotidine blocks H2 receptors, preventing histamine from activating this pathway. As a result, the proton pump is not activated, leading to reduced acid secretion which help in the treatment of ulcer and acid related conditions. हमारे स्टमक का जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग के अंदर H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर्स के ऊपर जैसे ही हिस्टामिन आकर बाइंड होता है, वैसे ही हमारे स्टमक के जो सेल्स होते हैं, उनके अंदर एडिनिलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो जाता है और एडिनिलेट साइक्लेस एक्टिवेट होने की वजह से हमारे स्टमक सेल्स के अंदर CAMP का लेवल धीरे-धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाता है। जैसे ही CAMP का लेवल इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे स्टमक के सेल्स के अंदर प्रोटीन काइनेस ए भी एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होने की वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो प्रोटॉन पंप है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। और स्टिमुलेट होने की वजह से ये प्रोटॉन पंप हमारे स्टमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एसिड को सिक्रीट करना चालू कर देता है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर H2 ब्लॉकर जैसे कि रेनिटिडिन एंड फेमोटिडिन इसी H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही H2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे, वैसे ही आगे का जितना भी स्टेप्स हमने देखा, ये सब के सब धीरे-धीरे ब्लॉक होना चालू हो जाते हैं और हमारे स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और एसिड का लेवल जैसे ही कम होगा हमारे स्टमक के अंदर, वैसे ही जो अल्सर है, वो धीरे-धीरे हील होना चालू होता है, धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है एंटासिड्स। एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर्क by neutralizing the stomach acid already present. Antacid work instantly to relieve symptoms like heartburn, acidity, and ulcer pain. These drug may cause side effects like diarrhea or constipations. एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यानी कि ये ड्रग्स हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है, उसके एक्शन को खत्म करने का काम करते हैं। जैसे ही एसिड का एक्शन खत्म होगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर जो अल्सर प्रेजेंट है, वो भी धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। एंटासिड्स हमारे स्टमक के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर हार्टबर्न, एसिडिटी एंड अल्सर पेन को ठीक करने का काम करते हैं। इसी के साथ-साथ एंटासिड्स हमारे बॉडी के अंदर डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन कंडीशन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स। म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट्स लाइक सुक्रालफेट एंड बिस्मथ सब्सैलिसिलेट हेल्प बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर सरफेस। बाय दिस एक्शन द स्टमक अल्सर गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड डैमेज, अलाउइंग इट टू हील फास्टर। म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट जैसे कि सुक्रालफेट एंड बिस्मथ सब्सैलिसिलेट हमारे स्टमक के अंदर जो अल्सर फॉर्म हो चुका है, इस अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं। इसी प्रोटेक्टिव लेयर के वजह से ये जो अल्सर है और ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाता एसिड से और विद इन टाइम ये जो अल्सर है धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन थेरेपी। एंटीबायोटिक्स लाइक अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन किल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बाय दिस द स्टमक अल्सर डिक्रीजेस। एंटीबायोटिक जैसे कि अमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन हमारे स्टमक के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं। और जैसे ही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का लेवल डिक्रीज होगा, वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर जो अल्सर है, वो भी धीरे-धीरे ठीक होना चालू हो जाता है, धीरे-धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी अल्सर ड्रग्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट पर प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल का नॉर्मल डोज है 20 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल का नॉर्मल डोज है 40 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। इसके बाद है रेनिटिडिन। रेनिटिडिन का नॉर्मल डोज है 150 मिलीग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है फेमोटिडिन। फेमोटिडिन का नॉर्मल डोज है 20 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नॉर्मल डोज है 10 ml से लेकर 30 ml, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में एक बार लिया जाता है। लास्ट है सुकरालफेट। सुकरालफेट का नॉर्मल डोज है 1 ग्राम, जिसको ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 4 बार लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि एंटी अल्सर ड्रग्स का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ओमिप्राजोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड डिओडेनल अल्सर्स। ओमिप्राजोल का इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर्स एज वेल एज डिओडेनल अल्सर्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। पेंटोप्राजोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। पेंटोप्राजोल का इस्तेमाल गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि जीईआरडी को ठीक करने के लिए किया जाता है। रेनिटिडिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। रेनिटिडिन का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर्स एज वेल एज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए किया जाता है। एंटासिड्स लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्टबर्न। हार्टबर्न को ठीक करने के लिए एंटासिड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सुक्रालफेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस अल्सर्स एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एज वेल एज स्ट्रेस अल्सर्स को ठीक करने के लिए सुक्रालफेट का इस्तेमाल किया जाता है। अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी एसोसिएटेड पेप्टिक अल्सर्स। जब हमारे स्टमक के अंदर एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर्स हो जाता है, तो ऐसे टाइप के पेप्टिक अल्सर्स को ठीक करने के लिए अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एज वेल एज मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी अल्सर ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है सीवियर लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर लिवर डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है रीनल इम्पेयरमेंट। अगर किसी पेशेंट का रीनल इम्पेयर हो चुका है, यानी कि अगर किसी पेशेंट का किडनी डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है हाइपर कैल्सीमिया। अगर किसी पेशेंट के बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एंटी अल्सर ड्रग्स। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में भी एंटी अल्सर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर एंटी अल्सर ड्रग्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।